कोचेस का कितना अहम किरदार होता है? अगर कैप्टन और कोच जो है ना वो एक पेज पे ना, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। शोएब भाई से कैसे बात करते थे आपके? प्लीज शोएब भाई मान जाएं। नहीं 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 देखिए ऐसा नहीं है। कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है अभी तक? बाबर, इमाम, जब इकट्ठे होते हैं तो हम बड़ा अच्छा टाइम अपना स्पेंड करते हैं। जो कैप्टन होता है उसका कह लें सिलेक्शन में या जो टीम स्क्वाड अनाउंस होता है उसमें कितने परसेंट वो अपना हिस्सा डाल सकता है, उसकी बात को सुना जाता है? यस पे पहले बात हो जाती थी, फाइनल कॉल चीफ सिलेक्टर की होती थी। आपके दिमाग में अगर आप स्क्वाड लेकर जाते इस चैंपियंस ट्रॉफी का, वो कौन कौन से लड़के होते जो आपको लगता है कि जाते? ये कहना जो है ना बहुत आसान होता है। मैं होता तो ये हो जाता, और हम क्या होते तो हम ये कर लेते। हमारी जो बाउलिंग अटैक है हमारा वो एवरेज है। शाहीन जो जब इंजरी के बाद वापस आए तो मुझे लगता है कि उनको जो इंजरी ने जो है ना वो थोड़ा सा उनकी जो है वो थोड़ा सा पेस जो है वो नीचे आया है। और सेम ऐसी मुझे लगता है नसीम शाह के साथ भी जो है ना वो यही प्रॉब्लम हुई है। पाकिस्तान में टैलेंट कहाँ है? अगर टैलेंट होता तो हमें नजर आता। पहले के मुकाबले में और आज जो है वो आज ज़्यादा खेलना आसान है, क्योंकि आजकल जो है वो सोशल मीडिया आ गया है। ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे जो वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं या उनको लगता है कि वो एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं तो उनकी गर्दन में सरिया आ जाता है। हाँ मुझे लगता है ऐसा होता है। बाबर आजम का आपको क्या लग रहा है कि क्या मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया उन्होंने? तो अब लोगों को जो है वो सिर्फ बाबर आजम ही नजर आ रहा है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि और लोगों की तरफ भी देखना चाहिए। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि इंडिया का प्रेशर हम हैंडल नहीं कर सकते। वो आप लोग तो सारा प्रेशर क्रिएट करते हैं मीडिया पे बैठ के, इतनी हाइप क्रिएट करते हैं कि शायद वो ऐसा लगता है वो ये टूर्नामेंट का ही आखिरी मैच है। टीम को अगर हम देखें तो उसमें धड़े बने हुए। टीम में यार ये ग्रुप है, 6 एक तरफ है, 6 एक तरफ है, तो भाई आप नाम बता दो। शादाब। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शाइस्ता रज़ा और एक और पॉडकास्ट के साथ एक और इंटरव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं उनकी याद कुछ ज़्यादा इसलिए इन दिनों आती है हमें, जिस तरीके से हम लोग जो हैं वो डिसहार्ट होते हैं जब भी हम देखते हैं कि कोई ना कोई मैच होता है और उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ख़राब बल्कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो हमें काफ़ी याद आती है उनकी। इस वक्त जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, अगर इनके तारुफ की बात करूँ तो अंडर 19 का वर्ल्ड कप जो कि हुआ था 2006 में, वो इन्होंने हमें जितवाया। और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जो कि एक ऐसा ख्वाब था जो पाया तकमील तक उस वक्त पहुंचा, क्योंकि अब वो ऐसा लगता है कि वो दौर ऐसा था कि हम हर बार हमेशा वो दौर याद करते हैं। अगर हम T20 सीरीज़ की बात करें तो 11 कंसेक्यूटिव T20 सीरीज़ जितवाने के बाद विनिंग परसेंटेज 78% जिनका T20 में रहा है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद। तो इनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सरफराज? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मतलब जिस तरीके से हम बताते हैं या जिस तरीके से हम ये सब कुछ करते हैं, जब अभी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ होने वाला था और मैं नेशनल स्टेडियम गई और मैंने वहाँ पर देखा जिस तरीके से नाम लगे हुए होते हैं तमाम तर बाउलर्स के और बैट्समैन क्रिकेटर्स के, जहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम भी उनमें शामिल होता है, तो इतनी खुशी होती है। और हम यही तमन्ना करते हैं कि इस दफ़ा वो होगा जो पिछली दफ़ा नहीं हुआ, इस दफ़ा वो होगा पिछली दफ़ा नहीं हुआ। इस पर बात करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि सफ़ी भाई ख्याल कैसे आया कि मुझे क्रिकेट खेलनी है? देखिए क्रिकेट खेलने का शौक़ जो है ना वो बचपन से ही था, और मैं भी उसी तरीके से बड़ा हूँ जैसे कराची का हर बच्चा या पाकिस्तान का हर बच्चा बड़ा होता है, गली में स्ट्रीट क्रिकेट खेलता है। तो मेरे जो ताया थे उनको वो बहुत अच्छी तरह क्रिकेट खेलते थे अपनी कराची में लियाकताबाद बड़ा मशहूर इलाका है, तो मेरी फैमिली जो है वहीं पे रहते थे, मेरे वालिद साहब वगैरह, और हमारी वहाँ पे शॉप भी थी शकील ब्रदर्स के नाम से। मेरे अब्बू जो हैं खुद वो बैडमिंटन के बड़े अच्छे प्लेयर थे। मेरे एक कज़न है ताया के बेटे, वो भी क्लब क्रिकेट खेलते थे सकिया संजीम खाना से। तो मुझे भी आम बच्चों की तरह वैसे ही मैंने अपने क्रिकेट जो है स्टार्ट की गली से खेलते खेलते। पहले टेनिस बॉल से स्टार्ट की, टेनिस बॉल से फिर जो है वो ग्राउंड के अंदर गए, वहाँ पे टेप बॉल वगैरह स्टार्ट की, फिर वहाँ से जो है वो हार्ड बॉल का शौक हुआ, खेलते खेलते फिर हार्ड बॉल खेलना स्टार्ट किया। अच्छा सरफराज, जैसे एक ख्वाब होता है ना, क्योंकि कराची में आप देखते हैं स्ट्रीट क्रिकेट की बात कर लें, क्लब क्रिकेट, हर नौजवान को शौक है क्रिकेट खेलने का, लेकिन वहाँ तक पहुँचना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो जाना, वो वाली जो स्ट्रगल है ना, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी कोई भी प्लेयर हमारा जब वो हीरो बनता है तो वो जो हमें नहीं पता होता है कि ये क्या था, इसकी स्ट्रगल क्या थी, कैसे हुई, और जब वो हमें आके बताता है तो हम हैरान हो रहे होते हैं कि अच्छा ये भी हो गया, इतनी लंबी स्ट्रगल थी। तो वो आप अपनी स्ट्रगल के बारे में हमें बताएं, वो क्या थी? देखिए ऑब्वियसली जितने भी लड़के क्रिकेट खेलते हैं वो सबकी कोई ना कोई स्ट्रगल होती है, और भी सब क्रिकेट खेलते हुए आते हैं, तो बहुत कम ऐसे लड़के होते हैं जो कि आते हैं, परफॉर्म करते हैं और जल्दी खेल जाते हैं। मैं सीधे कहूँगा कि आज के मुकाबले, पहले के मुकाबले में
और आज आज जो है वो आज ज़्यादा खेलना आसान है, क्योंकि आजकल जो है वो सोशल मीडिया आ गया है। आप एक दो इनिंग अच्छी खेलते हैं तो लोग आपके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले की बात करें, ऑब्वियसली हर लड़का इसी दौर से गुजर, जिस दौर से मैं भी गुजरता आया। मैंने क्लब क्रिकेट खेली, मैंने जोन से जो है मैंने एकेडमी लेवल पर अंडर 12 की क्रिकेट खेली, मैंने अंडर 15 की क्रिकेट खेली। मेरी जो स्टार्टिंग हुआ, मेरी एजेड क्रिकेट एकेडमी थी नवीद महबूब आजमी, उनके पास मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की। उससे पहले उसके बाद मेरा क्लब था सकीर हसन जिम खाना, जो मैंने अपने कज़न का जिक्र किया, वहाँ से मैंने क्लब क्रिकेट खेलना स्टार्ट करी। और उसके बाद मैं समझता जो मेरी क्रिकेट का सही दौर का आगाज़ हुआ वो 2006 में, जो जिस क्लब में मैं आज भी मौजूद हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब। आज मुझे ऑलमोस्ट उस क्लब में 21 साल हो गए। तो उसके जो रूहनुमाएँ हैं वो आजम भाई हैं, और जो उनके जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो नदीम उमर साहब हैं, जो कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर भी हैं। तो वहाँ से जो मेरी असल क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई, और वहाँ से लेके आज तक जो है मैं आज भी उस क्लब में मौजूद हूँ। और वहाँ से मैंने जोन 6 से मैंने जो है वो अंडर 17 खेली, फिर उसके बाद मैंने अंडर 19 खेली। और फिर एक जो एक स्टेप बाय स्टेप क्रिकेट होती है ना, जो प्रोसेस पूरा किया जाता है क्रिकेट खेलने का, उसके बाद मैंने जोन से अंडर 19 खेली। उसके बाद मैं कराची की टीम में सेलेक्ट हुआ, कराची की उस वक्त कराची की एक टीम थी। फिर सेकंड ईयर में कराची हार्बर में सेलेक्ट हुआ, जिसके जफ़र अहमद साहब कोच थे। तो वही जर्नी है क्रिकेटर की, जिस तरीके से हर क्रिकेटर आता है कि प्रॉपर एक जर्नी के थ्रू अंडर 19, फिर कराची, फिर पाकिस्तान अंडर 19। तो मेरे जो स्टेप है वो बिल्कुल एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना क्रिकेटर के स्टेप है, सारे स्टेप फॉलो करके पाकिस्तान टीम में पहुंचा। स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर आए। अच्छा, वो जब किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर का डेब्यू होता है, जब आपको पता चलता है कि मेरी सिलेक्शन हो गई है बॉस, वो वाला जो मोमेंट था जब आपको पता चला कि वो मेरी तो सिलेक्शन हो गई है, वो क्या खुशी थी, आपको कैसे पता चला, और वो जो आपका मोमेंट था जिंदगी का, वो उसके बारे में बताएं। देखिए 2007 में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपना PIA से सीज़न खेल रहा था। मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में था उस वक्त, अभी का हूँ क्या, बल्कि अभी भी हूँ मैं उसमें। तो 2007 की बात है, तो हमारा ये प्रेसिडेंट ट्रॉफी चल रही थी और मैं PIA की नुमाइंदगी कर रहा था। तो उस वक्त पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया में मौजूद थी और हमारी वनडे सीरीज चल रही थी। तो ये 2006 के बाद 2007 की बात कर रहा हूँ। तो मैं हमारा मैच था KRL पे। तो हम लोग उस वक्त रावलपिंडी में कमेटी चौक पर ठहरे हुए थे। उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे सलाउद्दीन सल्लू साहब, उनका फ़ोन आया। उस वक्त हमारे PIA के मैनेजर थे शुएब मोहम्मद साहब, जो कि हमारे हेड कोच भी थे उस वक्त। तो उस वक्त मेरे पास जो है वो फ़ोन नहीं था। जब 2007 की बात है, उनके पास उनका फ़ोन आया कि यार सरफराज का नाम आ गया, तो इसको फ़ौरन जो है ना वो लाहौर भेज दो, क्योंकि इसके किट का साइज़, इसका किट बनेगी और इसने अर्जेंटली जो है वो इंडिया पहुंचना है। तो ये तो 2007 की बात है, आई थिंक नवंबर का महीना था, और पहली या दूसरी नवंबर को मैं लाहौर पहुंचा हूं। और 2 दिन के अंदर मेरा पासपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद से जो है वो वापस आया। मैं फ़्लाइट लेके कराची गया हूँ, और फिर कराची से मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली की, और मैं सीधा जो है, तो आई थिंक वो जो खुशी मिली थी पहली बार जब उनका फ़ोन आया कि आपका नाम आ गया, तो अभी सब घर वालों को बताया। उससे पहले आई थिंक वो एक ऐसी खुशी होती है जो कि हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। मतलब पहला डेब्यू आपका, और वो भी दिल्ली में, मतलब ये दूसरी बड़ी खुशी दिल्ली पहुंचा मैं, इंडिया में मेरा डेब्यू हुआ था, और जयपुर में मेरा पहला मेरा वनडे था, वो मैंने खेला था इंडिया के अगेंस्ट। तो वो मतलब वही ना, पहला डेब्यू और वो भी इंडिया में। अच्छा, आप जिस तरीके से आपने बात की ना कि पहले आसान था, मुश्किल हो गया, फिर माशाल्लाह से जिस तरीके से आप, नहीं मैं कह रहा हूँ अब आसान है, पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि अब आप देखें सोशल मीडिया इतना आ गया है, अगर कोई भी लड़का एक आध दो अच्छी परफॉर्मेंसेस करता है तो बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है, उसकी हर जगह बात चलना शुरू हो जाती है कि यार इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, उसको खिलाओ। तो अब ये कि चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हैं। पहले के जमाने में ये होता था कि सिर्फ आपको प्रिंट मीडिया अखबार में लिखा जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग अपनी कटिंग जो है वो इकट्ठी करते थे। तो अब ये कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज्यादा हो गया है, तो जो भी लड़का परफॉर्मेंसेस करता है वो फौरन हाईलाइट होती है। ऐसे ही। अच्छा, जैसे आपने बात की ना कि पहले प्रिंट मीडिया का दौर था, जब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती, और आपने बताया कि जब आप घर पहुंचे, क्योंकि अब चूंकि हर इंसान के पास मोबाइल फ़ोन है, डिफरेंट वीडियोस बन जाती हैं, और अभी भी जब हम कोई भी ऐसी सीरीज़ देखते हैं या कोई भी ऐसी मैच विनिंग परफॉर्मेंस देखते हैं, जब भी हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, पीछे कोई ऐसा गाना लगा दिया जाता है, तो आज भी गूज़बम्स आते हैं कि यार वाह यार, हमने ये भी किया था। तो आप वो मिस नहीं करते कि अच्छा यार 2017 में भी अगर होता मोबाइल फ़ोन, तो आज मेरे पास भी बहुत सारी वीडियोस होती? नहीं देखिए, उस वक्त भी मोबाइल आ गया था बिल्कुल, और वो सारी क्लिप्स वगैरह जो हैं वो आज भी जब भी आती हैं, 18 जून आता है या 20 जून आता है, क्योंकि 18 जून को हम वो मैच फाइनल जीते थे, और 20 जून को हम सब जो है वो पाकिस्तान वापस आए थे। तो आज भी जब वो वीडियोस आती हैं तो बहुत ज़्यादा गूज़बम्प होता है, और एक प्राउड सा फील होता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में वो मोमेंट दिए जिसके हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। और हर क्रिकेटर की ये ख्वाहिश होती है कि अपने क्रिकेटिंग कैरियर में ऐसी अचीवमेंट हो
जो कि आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रखी रहे। जाए। तो आई थिंक हम सब अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करते हैं उस टीम के जितने भी लड़के हैं कि अल्लाह ताला ने हमसे वो काम करवाया, आई थिंक जिसकी हर लड़का ख्वाहिश करता है कि पाकिस्तान के लिए हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेली और उसको जीता पाकिस्तान के लिए पहली बार। तो अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए। कामयाब जब भी ये मोमेंट आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बहुत होता है। वाकई ऐसा होता है। जैसे मैंने देखा कि जब अगर हम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें, जितने भी प्लेयर्स उस वक्त टीम में शामिल थे, जिनमें बाबर हो गए, शादाब हो गए, जुनैद खान हो गए, आमिर हो गए, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिनका या तो कमबैक था या वो नए नए आए थे। आज जब उनको आप देखते हैं, मतलब बाबर आजम को हम देखते हैं कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको बहुत इज्जत दी, उसके बाद शादाब खान देखते हैं, हम हसन अली को देखते हैं परफॉर्म करते हुए। तो अब आप बताएं कैसा लगता है कि जब ये नए नए आए थे तब में और अब में फ़र्क आया है? देखिए बहुत पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ये वो लड़के हैं जो आज माशाल्लाह पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं और पाकिस्तान टीम की बैकबोन है। आपने जिन जिनका नाम लिया, फ़खर जमान हो गए, बाबर आजम हो गए, हसन अली हो गए, शादाब खान हो गए, फ़हीम अशरफ हो गए, शाहिन अफरीदी उसके बाद आए, और ये जो आपने नाम लिया आमिर अपना कमबैक करा था 5-6 साल के बाद, जुनैद खान का भी टीम के अंदर कमबैक था। तो ये सारे वो प्लेयर थे तो जो कि उस वक्त नए थे और कुछ लड़के कमबैक करे थे। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है इन सबको देख के, और जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को बेहतर से बेहतर किया, हर साल इम्प्रूवमेंट से इम्प्रूवमेंट किया और आज माशाल्लाह पाकिस्तान की बैकबोन है। तो मैं अपने आप को लकी समझता हूँ एज अ कैप्टन कि ये वो सारे वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के नाम रोशन कर रहे हैं दुनिया में और ये मेरे अंडर खेल चुके हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मेरे दिल से दुआ निकलती है कि ये लोग पाकिस्तान के लिए और अच्छा खेलें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। अच्छा, जैसे अभी आप बात करें ना सरफराज साहब, हमने ये देखा है कि अब जैसे हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसमें नए लड़के खेल रहे हैं, एक मैच हो रहा है, एक लड़का इन हो रहा है, दूसरा आउट हो रहा है, फिर नया एक लड़का शामिल हो रहा है, फिर किसी का डेब्यू हो रहा है। जब हम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, अब हम देखते हैं कि अब जब भी कोई ऐसा इवेंट या बड़ी सीरीज आती है तो हम नए लड़कों को खिलाते हुए ज़रा सोचते हैं कि होता है कि नहीं ये नया लड़का है, पता नहीं परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, पुराने लड़कों के साथ चले जाते हैं। तो आप को डर खौफ नहीं हुआ कि यार ये नया लड़का, मैं कैप्टन हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, नहीं खेला तो मेरा क्या होगा? देखिए अगर आप उस टीम की बात करती हैं तो वो जब हमारी 2017 जब मैं पहली बार कैप्टन बना और मिकी आर्थर क्योंकि पहले हमारे कोच थे, तो हमारा जो पहला असाइनमेंट था ना वही बहुत तगड़ा था। वो इसी वजह से तगड़ा था कि हमारी वेस्ट इंडीज से सीरीज थी वेस्ट इंडीज के अंदर, और वो क्वालिफिकेशन थी हमारी 2019 के वर्ल्ड कप की, क्योंकि हम 9वें नंबर पे थे और वेस्ट इंडीज 8वें नंबर पे था। तो उस सीरीज में डिसाइडेड था कि यार ये सीरीज जीतेगा तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2019 के लिए क्वालिफाई करेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर हमको क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ेंगे जाके जिम्बाब्वे में। तो आई थिंक वही पहली सीरीज थी। और अगर आप उस सीरीज में भी देखें तो उसमें भी काफ़ी यंग लड़के खेले, जैसे शादाब खान का डेब्यू हुआ उस सीरीज के अंदर, और उसमें फ़खर जमान भी जो है उस सीरीज उसके अंदर मौजूद थे, रोमान रईस वहाँ पर मौजूद थे। तो वो यंग लड़के थे। तो हमारी जो और सबसे अच्छी जो चीज़ थी तो मेरी और जो मिकी आर्थर की अंडरस्टैंडिंग थी ना वो बहुत अच्छी थी। तो मैंने जितने अरसे कप्तानी करी, आई थिंक उनका जो रोल था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने जितने अरसे क्रिकेट खेली मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी गट फीलिंग है, और भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे अच्छे कोचेज आए होंगे, लेकिन मिकी आर्थर उस एरा में जो उन्होंने कोचिंग की, जिनका मेरे साथ टाइम अच्छा गुजरा, आई थिंक वो बहुत अच्छे कोच रहे, उनकी मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। और हम जो भी डिसीजन लेते थे यंग लड़के खिलाए, क्योंकि कुछ ऐसे लड़के थे जो हमारे सीनियर लड़के थे, प्रोमिनेंट लड़के थे, जिनको बाहर बिठाना बहुत मुश्किल डिसीजन था, लेकिन हमने एक पेज पर आकर वो डिसीजन लिया और वो डिसीजन जो है पे ऑफ हुए और वो लड़के आज पाकिस्तान की बैकबोन है। तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर आप किसी भी प्लेयर को निकाल रहे हैं या खिला रहे हैं तो आपकी सोच जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए कि आप उसको किस सोच की वजह से हटा रहे हैं और किस सोच की वजह से खिला रहे हैं। तो हमारी जो भी सोच थी, थिंकिंग थी, वो पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए थी। और जो भी लड़का खेला उस वक्त, फ़खर जमान खेले, जिस तरीके से उन्होंने अपना इम्पैक्ट डाला चैंपियन ट्रॉफी के पहले मैच में, आज वो पाकिस्तान के सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जैसे सरफराज आपने बात की ना कि कोचेज आपके पूरे करियर में मिकी आर्थर का एक बहुत अहम किरदार रहा है। कोचेज का किरदार किस हद तक अहम होता है? अगर आपने किसी एज अ टीम अगर हम देखें, कोई भी टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट आता है, उससे पहले प्लेयर्स को तैयार करना एक तो ये चैलेंज होता है, उसके बाद उनको मोटिवेट करना कि अच्छा चलो एक मैच हम हार गए, या अच्छा हम हमेशा यही करते हैं पॉइंट्स ऊपर नीचे, तो चलो एक हो गया कोई बात नहीं। तो कोचेस का कितना अहम किरदार होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कैप्टन और कोच जो है ना वो एक पेज पे ना, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि वो जो टाइम था उस वक्त हमारे पास यंग टीम थी। जब हम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो उस वक्त हमारी सिलेक्शन कमेटी थी, इंजमामुल हक साहब जो हैं वो चीफ सिलेक्टर थे, तौसीफ अहमद साहब थे, उसके अलावा अपना वसीम हैदर साहब थे और वजातुल्लाह वास्ती थे।
तो मिकी आर्थर का एक बड़ा अच्छा था, जब हम 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जीते तो हमने एक पूल ऑफ प्लेयर जो है वो बना लिया था एक तकरीबन कोई 6 महीने के बाद, और हमारा टारगेट जो है वो 2019 का जो वर्ल्ड कप था वो ये था। तो पूल ऑफ प्लेयर्स में हमारे यही प्लेयर थे, जिसमें 2 सीनियर प्लेयर थे, हफीज भाई और शुएब भाई थे, और बाकी सारे यंग प्लेयर थे। तो हमारे जो 10-12 प्लेयर थे ना, अगर आप हमारी टीम देखें, जो 17 से लेकर 19 तक 12 से 13 प्लेयर वही थे जो कि मुसलसल वनडे क्रिकेट खेलते चले आ रहे थे, और वही लड़के फिर 2019 में टीम का हिस्सा भी रहे। सिर्फ उसमें एक आध चेंज आया, हसनैन 2019 की PSL में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि हम उस वक्त हमने एक ये चीज़ की थी जो हमारी मैनेजमेंट थी और सिलेक्शन कमेटी ने, कि हम हर PSL में एक ऐसा लड़का लेंगे जो कि बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर होगा, जो कि जूनियर होगा। जैसे 2018 की जब PSL हुई तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उसके बाद पाकिस्तान टीम के अंदर आए। फिर 2019 की जब PSL हुई तो उसमें मोहम्मद हसनैन जो है, तो हमने वो बना लिया था कि PSL में कोई भी ऐसा बच्चा जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर होगा उसको हम टीम के साथ इसमें शामिल करेंगे। तो अगर 2019 की 17 से लेकर जनवरी तक अगर आप देखें तो वहाब रियाज और एक मोहम्मद हसनैन एक ऐसे प्लेयर थे जो कि थोड़ा टीम से आउट थे, लेकिन वो सर्किल का हिस्सा थे। तो कोच का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कोच जो है ना एक फादर फिगर का रोल अदा करता है। आई थिंक मिकी आर्थर का जो रोल था एज अ कोच वो लड़कों के साथ बहुत अच्छा था। जो भी हमारी मैनेजमेंट थी इस वक्त, उन्होंने लड़कों को बहुत ज़्यादा बैक किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज ये लड़के जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं। और मुझे बहुत लोग कॉन्फिडेंस देते थे, वो ये कहते थे कि आप ग्राउंड के अंदर की चीज़ें देखो, ग्राउंड की बाहर की चीज़ें मैं संभाल लूंगा, जो भी मीडिया की चीज़ें हैं, सिलेक्शन की चीज़ें हैं, हमें क्या चीज़ें चाहिए। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ कोच, और कैप्टन का जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, जैसे आपने बात की ना कि जब ये 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी की हम लोग बात करें तो उसमें जैसे आपने बताया कि हफीज़ भी थे, शोएब मलिक भी थे। अच्छा, ये अगर हम देखें एक सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलना, मतलब आप जब नए नए टीम में आते हो तो उसके बाद आप इनके अंडर खेल रहे होते हो, फिर अचानक से अल्लाह पाक आपको इज्जत देता है, आप कैप्टन बन जाते हो, फिर इन्हीं के साथ मतलब आप इनको कुछ भी कह लें, आप हो तो एक कैप्टन ना, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है, तो उनको इंस्ट्रक्शंस देना या उनको अपनी बात मनवाना कितना मुश्किल होता था? मतलब आप जा रहे हो तो शोएब भाई से कैसे बात करते थे आपके, प्लीज़ शोएब भाई मान जाएं? नहीं देखिए ऐसा नहीं है, ऐसी कहने की नौबत नहीं आती। देखिए जो भी सीनियर प्लेयर्स थे बहुत अच्छे रहे, और देखिए रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट होता है जो कि हमेशा रहता है। ऑब्वियसली ये क्रिकेट का एक सर्किल है, आप कभी किसी के अंडर खेलते हैं, कभी वो आपके अंडर खेलते हैं, तो जो भी था हमारा एक रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट था। जो मेरे अपने डिसीजन होते थे और जो भी होता था, जो मुझे अपनी बात कहनी होती थी, मैं टीम मीटिंग के अंदर या ग्राउंड के अंदर जो भी मेरे डिसीजन होते थे वो मैं लेता था, और जहाँ पे जिसको जो डिसीजन लिया उन सब ने एज अ सीनियर प्लेयर उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट की। और मेरी भी कोशिश ये होती थी कि जहाँ भी मुझे कोई मशवरा लेना होता था तो मैं इन सीनियर प्लेयर से लेता था। सम टाइम मैं हफीज़ भाई को मिड ऑफ पे खड़ा कर देता था कि बॉलर को प्लान देखे कि मैंने ये प्लान दिया कि आप इससे बात करते रहेगा। शुएब भाई से मैं बात करता, शुएब भाई जो ज़्यादातर वो लॉन्ग अपना बाउंड्री लाइन में फील्डिंग करते थे, तो वो जो हमारा मशवरा था, जो भी डिसीजन थे वो बहुत अच्छे होते थे, और हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। 2-3 साल जितनी मैंने पाकिस्तान के लिए कैप्टनशिप की है, तो हमारा अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा टाइम गुजरा, चाहे वो सीनियर प्लेयर हो चाहे वो जूनियर प्लेयर हो। अच्छा, जब आपने क्रिकेट खेली और सारी जर्नी रही उस वक्त से लेकर अब तक टिल डेट, हम अगर देखें कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है अभी तक? देखिए मेरी तो ऑब्वियसली सारे प्लेयर से बहुत ज़्यादा अच्छी, लेकिन जिन लड़कों के साथ मैं ज़्यादातर मैंने अपना टाइम गुजारा, मैंने क्रिकेट खेली, और मैं समझता हूँ कि मैंने क्रिकेट का, हमारे क्रिकेटिंग या पाकिस्तान टीम का भी आप कह लें बहुत अच्छा टाइम था, और हमारा भी बहुत अच्छा टाइम था। सारे लड़के हैं, बाबर हैं, इमाम हैं, शाहीन है, फ़खर है, हसन अली है, रुमान रईस हैं, आसिफ अली हैं, उसके अलावा वहाब रियाज से, क्योंकि वहाब रियाज, अजहर अली, असद शफीक, हमारा वाला बैच है जब हम लोगों ने एक साथ क्रिकेट में कम बैक किया, तो सबके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा जब भी हम मिलते हैं। लेकिन ये कि जो उस टाइम के लड़के हैं जो कि हम सब साथ क्रिकेट खेले, हसन, शादाब, बाबर, इमाम, जब इकट्ठे होते हैं तो हम बड़ा अच्छा टाइम अपना स्पेंड करते हैं। अच्छा, कैप्टनसी की बात हो रही है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो हमेशा रेज होता है कि जो कैप्टन होता है उसका कह लें सिलेक्शन में या जो टीम स्क्वाड अनाउंस होता है उसमें कितने % वो अपना हिस्सा डाल सकता है, उसकी बात को सुना जाता है, या एक सिलेक्शन कमेटी आपको टीम सेलेक्ट करके दे देती है? नहीं देखिए, जब सिलेक्शन मीटिंग होती है, मैं आपको उस वक्त का बता सकता हूँ। जब मैं कैप्टन था तो उस वक्त हमारे जो है वो 5 सिलेक्टर थे, और मिकी आर्थर, मतलब 4 सिलेक्टर थे, मिकी आर्थर और
हम लोग होते थे, तो उसमें ये होता था कि मिल के ही टीम बनती थी। ऑब्वियसली जो फाइनल कॉल होती थी वो चीफ सिलेक्टर की होती थी, क्योंकि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते थे और उनका काम होता, लेकिन वो हमसे राय जरूर लेते थे, हमसे पूछते थे कि आप लोगों की क्या सोच है। और फिर आखिर में ये होता था कि हम जब प्लेयर एक का पूल आ जाता था तो हम लोग जो है जिसपे हम लोग मुत्तफिक होते थे वो नाम कॉल करते थे। हाँ भाई, वहां से सिलेक्शन कमेटी नाम कॉल करती थी, भाई फला प्लेयर है, यस नो, तो यस यस पे पहले बात हो जाती थी। उसके बाद जहां पे नो होता था, ऑब्वियसली उनके कुछ होते थे आर्गुमेंट के भाई हम चाहते हैं ये प्लेयर हो, और एज अ टीम मैनेजमेंट चाहती थी ये प्लेयर। तो आई थिंक वो एक मिल के टीम बनती थी और एक मिल के जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर टीम होती थी वही सिलेक्ट करती थी। तो आई थिंक एक मिल के टीम बनती है, लेकिन फाइनल कॉल चीफ सिलेक्टर की होती थी। अच्छा सरफराज, जिस तरीके से हमने देखा 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी और एक हमने अभी देखा चैंपियंस ट्रॉफी, जैसे हम लोग कर रहे होते हैं कि अच्छा सरफराज ने भी जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो सरफराज ने भी हुडी पहनी हुई थी, मोहम्मद रिजवान ने भी हुडी पहनी हुई है, कोई बात नहीं, हम पहला मैच हारे थे, हम देखें यहाँ भी हार गए। इस तरह के आर्ग्यूमेंट सोशल मीडिया पर हो रहे होते हैं। आपको अगर स्क्वाड, आपके दिमाग में अगर आप स्क्वाड लेकर जाते इस चैंपियंस ट्रॉफी का, कौन कौन से लड़के होते जो आपको लगता है कि जाते? देखिए ये कहना जो है ना बड़ा बहुत आसान होता है, मैं होता तो ये हो जाता, और हम क्या होते तो हम ये कर लेते वो कर लेते। अब जो चीज़ें हो गई वो गई। देखें जो भी टीम बनी, ऑब्वियसली सबने, जो हमारी जो भी सिलेक्शन कमेटी थी या मैनेजमेंट थी या कैप्टन थे, देखें उन्होंने अपने जो उस वक्त उनके सामने लड़के थे, जो सिचुएशन थी, टीम के कॉम्बिनेशन को देखते हुए उन्होंने अपने हिसाब से बेस्ट टीम बनाई पाकिस्तान टीम की। देखें ये बात तो 100% श्योर है कि कोई भी टीम जो है वो बनाई जाती है वो कभी भी हारने के लिए नहीं बनाई जाती है। कोशिश यही होती है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते या कोई भी इवेंट हो या कोई भी सीरीज हो वो जीते। वो अलग बात है कि आपके वो जो आप सोचते हैं वो ऐसा हो नहीं पाता है। मैं कहता हूं कि हम लोग लकी थे कि हमारे जो डिसीजन थे, 2009 की टीम थी वो लकी थी, वो जीत गई पाकिस्तान की। 92 की टीम थी। देखिए क्रिकेट में लक का बहुत मैटर होता है, तो आई थिंक मैं समझता हूं कुदरत का निजाम चलता है। हाँ बिल्कुल चलता है। देखें हम तो माशाल्लाह हमारा ये बिलीव है कि हम लोग दुआओं पे चलते हैं, और जब दुआएं हमारी साथ देती हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी टीम बनी हमारी, ये पाकिस्तान की बेस्ट टीम थी। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट अच्छे नहीं आए, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे बेहतर होगा, सारी चीज़ें, सिचुएशन आगे बेहतर होगी। अच्छा यहाँ पर जैसे आपने बात की ना, अक्सर जैसे हमारे बाउलिंग अटैक, एक वो दौर था जब हमारे बाउलिंग अटैक को खतरनाक कहा जाता था, जिसमें हमारे पास हारिस रऊफ थे, शाहीन शाह आफरीदी थे, नसीम शाह थे। ऐसा होता था कि भाई अच्छा पहले ओवर में शाहीन आफरीदी विकेट निकाल लेगा, फिर हमें पता था हारिस रऊफ भी, नसीम शाह भी, वो दौर हमने देखा एक एक मैच में 4-4 5-5 विकेटें ले रहे हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि अब जो है वो हर बंदा, मोइन खान की स्टेटमेंट थी, हर बंदा ये स्टेटमेंट देता है कि हमारी जो बाउलिंग अटैक है हमारा वो एवरेज है, हम उसको खतरनाक नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है। तो क्या मतलब हम उस तरीके से अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते, या हम डिफरेंट ट्रिक्स नहीं सीख पाते? कहाँ होता है, आपको क्या लगता है कहाँ हम लैग कर जाते हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शाहीन हो गए, शाहीन जब इंजरी के बाद वापस आए तो मुझे लगता है कि उनको जो इंजरी ने जो है ना वो थोड़ा सा उनकी जो है वो थोड़ा सा पेस जो है वो नीचे आया है। और सेम ऐसी मुझे लगता है नसीम शाह के साथ भी जो है ना वो यही प्रॉब्लम हुई है। तो इंजरी के बाद जब वापस आए तो मुझे ऐसे थोड़ा सा ऐसी हुई है। लेकिन देखिए मैं फिर भी कहूँगा कि ये आपके बेस्ट बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, नसीम शाह हो गए, हारिस रऊफ हो गए, ये इस वक्त करंट लॉट में जो है ना वो आपके बेस्ट बॉलर है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी हमारी कंसिस्टेंसी से हमें जो है ना प्रॉब्लम होती है। अगर आप देखें उससे पहले, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले देखें तो इन्हीं बॉलरों ने आपको जो है वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में सीरीज जिताई है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा इनको और बेहतर तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ा पिक एंड चूज करना चाहिए, क्योंकि इंजरीज के बाद वापस आए। और मैं तो एक एज अ बैट्समैन बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि मैं देखता हूँ, क्योंकि फास्ट बॉलिंग कराना वो एक आसान काम नहीं है। अगर आपको मेजर इंजरी हो जाए, घुटने की इंजरी हो जाए, तो उसके बाद जो है ना प्लेयर को बहुत देख के इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुझे मेरी अपनी फीलिंग है कि इनको थोड़ा रेस्ट दे के खिलाएंगे तो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए ये लोग बेहतर परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं, और बेहतर दी भी है और आगे भी दे सकते हैं। अच्छा जैसे आपने अभी बात की ना कि थोड़ी बहुत मेहनत की जाए तो बेहतर परफॉर्मेंस होगी। अब जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, शोएब अख्तर साहब जो हैं वो हमारे पिंडी एक्सप्रेस उनको कहा जाता है, हमने उनकी एक स्टेटमेंट थी जिसमें उनका मोहम्मद हफीज़ से एक उनकी हल्की फुल्की बहस हो रही थी, जिसमें हम हफीज़ साहब ने कहा कि हमारे पास टैलेंट है, तो शोएब अख्तर ने कहा कहाँ है टैलेंट, मतलब पाकिस्तान में टैलेंट कहाँ है, अगर टैलेंट होता तो हमें नज़र आता। तो वो आपको लगता है, मतलब क्या लगता है ख़त्म है, पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? नहीं देखिए ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है और यहाँ पे जो है
पाकिस्तान के हर कोने से जो है ना बहुत टैलेंट निकलता है और बहुत टैलेंटेड जो है ना वो प्लेयर हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल टैलेंट है हमारे पास और टैलेंट को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, आई नो कि हमारी थोड़ी सी क्रिकेट जो है वो अभी हम चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीते तो चीज़ें हमें नजर अगर आप उससे चैंपियन ट्रॉफी से अभी आप 1.5-2 महीने पहले चले जाएं तो पाकिस्तान के क्रिकेट में सब चीज़ अच्छी थी। आपने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा दिया, आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया। तो देखिए ये सब चीज़ें रहती हैं, ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ गेम है। मैं समझता हूँ कि आपको एक जैसे रहना चाहिए। जब भी कोई हम टीवी पे बैठ के बात करते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के जो है वो बात करनी चाहिए कि हम क्या बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होती हैं। एक महीने पहले आप कुछ कह रहे होते हैं, एक महीने बाद कुछ कह रहे होते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं तो फिर वो अपनी बात पे फिर आप कायम रहें, अपने स्टेटमेंट को आप चेंज नहीं करें। तो मैं समझता हूँ कि टैलेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अभी भी आप चले जाएं पाकिस्तान में किसी कोने में भी चले जाएं, आपको तेज तरीन बॉलर निकल आएंगे, टैलेंटेड बैट्समैन निकल आएंगे। थोड़ा सा हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है, टैलेंट की कमी नहीं है। जैसे आपने बात की ना कि स्टेटमेंट्स हर परफॉर्मेंस के बाद बदलती हैं, आपको हर इवेंट के बाद जो है वो बिल्कुल स्टेटमेंट्स चेंज हो जाती हैं। इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट आई जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, वो अहमद शहजाद की थी। उन्होंने कहा कि मैं ज़रा गुड लुकिंग भी था, इस वजह से भी जो है वो जेलस होते थे। तो ये गुड लुक्स और सिलेक्शन, इनका को आपस में कोई है लेन देन है? अब देखें इसका जवाब तो अब अहमद भाई ही दे सकते हैं। नहीं, आप बताएं, आपको नहीं, मुझे नहीं लगते हैं? ये गुड लुक तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह अभी भी स्मार्ट है। देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई गुड लुकिंग आया है तो वो इमरान खान के बाद जो है ना वो शाहिद अफरीदी हैं। एज ए स्पोर्ट्समैन अगर आप बात करते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि शाहिद भी अगर आज भी ग्राउंड में चले जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनसे खूबसूरत क्रिकेटर जो है ना वो नहीं आया। तो नाना, अब तो नाना भी बन गए। हाँ माशाल्लाह नाना भी बन गए। और मैं तो कहता हूँ कि अच्छा खूबसूरत नाना है वो शाहिद भाई जो है वो। तो ये हाँ देखिए अब ऑब्वियसली अब अहमद का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी अपनी सोच होगी, उनको ऐसा लगता होगा तभी उन्होंने बात की है, उनको ऐसा उनके साथ कुछ ऐसा फील हुआ होगा तो तभी उन्होंने बात की। आई थिंक अगर वो उस चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बता सकते थे कि उन्होंने किसने उनके साथ ऐसा किया तो वो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। होता है ऐसी जेलसी होती है कि अच्छा ये ज़्यादा प्यारा है या इसको ज़्यादा नाम मिल गया, इसको ज़्यादा फेम मिल गया, तो वो एक जेलसी आ जाती है। या सिलेक्शन जो है वो गुड लुक्स पर नहीं होती। वो कहते हैं ना कि मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे दौर में या हमारे खेलते हुए दौर में सिलेक्शन जो है वो खेलने की बुनियाद पे होती थी, अच्छा और बुरा लगने की बुनियाद पे। ऐसा तो मेरे सामने कभी नहीं गुजरा। अब अगर उनके दौर में ऐसा कुछ हुआ होगा तो आई थिंक फिर वो उन्होंने बताया तभी ऐसा हुआ होगा, उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा। अच्छा, उमर अकमल साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी। उनका कहना ये था कि पूछा गया उनसे कि अनलकी किसकी कैप्टेंसी में आपको लगा है कि बड़े अनलकी आपने खुद को फील किया है, और उन्होंने लिया है आपका नाम। तो वो अनलकी कैसे, क्या हुआ, क्या किया आपने उनके साथ? नहीं देखिए उमर अकमल मेरे साथ जो है वो ज़्यादा नहीं खेले। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एक या दो T20 सीरीज़ खेले और फिर वो चैम्पियंस ट्रॉफी में हम टीम का पार्ट थे और फिटनेस टेस्ट हुआ था हमका। तो हमारा वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर तो फिर मेरे ख्याल से वो क्योंकि पूरी टीम का हुआ था, हम लोग वेस्ट इंडीज़ से डायरेक्ट आए थे और वो पाकिस्तान से आए थे। तो आई थिंक वो एक फिटनेस टेस्ट था, तो उनका फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया तो वो ज़्यादा तो वहाँ पर वो चैम्पियन ट्रॉफी नहीं खेल पाए। तो आई थिंक शायद उनको लगता होगा, देखिए वो उस वक्त एक रूल बना था जब मिक्की आर्थर जो है वो पाकिस्तान टीम के जब कोच बने थे तो हम ऑस्ट्रेलिया का टूर करके आई थी पाकिस्तान टीम 2016 से। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया था सिलेक्शन कमेटी के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलके कि जो भी लड़का जो है वो फिटनेस टेस्ट पास करेगा तो वो आएगा। आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि मेरा उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजरा नहीं। शायद उनको लगता है कि शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी में शायद वो टीम का पार्ट नहीं हो पाए होंगे, तो इस वजह से शायद उन्होंने कहा होगा। लेकिन मेरा उनके साथ पाकिस्तान टीम में इतना टाइम गुजरा नहीं, क्योंकि हम 1-2 सीरीज़ खेले, उसके बाद वो टीम का पार्ट नहीं रहे। फिर वो कोयटा में हम 2-3 साल जो है वो साथ खेले। फिर जब उनका कमबैक हुआ था तो 2019 के बाद तो आई थिंक वो मेरी भी आखिरी सीरीज थी और उनकी भी मेरे ख्याल से वो आखिरी सीरीज थी, क्योंकि मैं उस सीरीज के बाद मैं पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो गया था और मेरे ख्याल से शायद वो भी ड्रॉप हो गए थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जिस तरीके से हमने देखा, जो मैं पहले भी बात करी थी कि जब फेम आता है, ऑब्वियस सी बात है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जब फेम आता है तो वो बहुत सारी अच्छी और बुरी चीज़ें लेकर आता है साथ में। तो बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में जो हम सुनते रहते हैं या जो आता रहता है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे जब वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं या उनको लगता है कि वो एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं तो उनकी गर्दन में सरिया आ जाता है। फिर वो कहते हैं मैंने नहीं सुननी, मैं ये कह रहा हूँ तो ऐसा ही होगा। तो ऐसा होता है?
हाँ मुझे लगता है ऐसा होता है, देखे भी हैं हमने कुछ प्लेयर ऐसे देखे भी हैं और देख भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने कोई आपके साथ हुआ है कभी, आपने जाके किसी से? मैंने बहुत देखा हो, नहीं मैं तो ऐसे लोगों से कोशिश करता हूँ दूर रहूं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसे लोग मैंने देखी भी हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि उनसे दूरी अख्तियार की जाए, करीब ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसा हो जाता है क्रिकेटर में, लेकिन फिर उनको क्रिकेट और ऐसा जो है ना, फिर उनको बात में समझ आती है। जब बात में समझ आती है, जब उनका डाउनफॉल आता है, तो फिर उनको समझ नहीं आता। तो मैं हर बच्चे को, हर क्रिकेटर को यही मैसेज दूंगा कि क्रिकेट को कभी भी आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आज आप खेल रहे हैं, कल कोई और खेलेगा, आपके बाद कोई और खेलेगा। अगर आपने चीजों को फॉर ग्रांटेड लिया, हमने देखे हैं वो प्लेयर जब वो पाकिस्तान टीम से वो ड्रॉप हुए हैं, तो फिर उनको डोमेस्टिक, फिर उनसे खेली नहीं गई डोमेस्टिक में आके, फिर उनसे जो है ना परफॉर्म नहीं हो पाया, फिर उनके पाकिस्तान टीम का रसाई भी जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गई। तो मैं ही कहूंगा कि जब आप परफॉर्मेंसेस करें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि ये चीज फॉर ग्रांटेड नहीं है। आपने लाइफ टाइम यहाँ पे नहीं रहना। मैंने पाकिस्तान टीम के बहुत टॉप बड़े प्लेयरों के साथ जो है ना वो ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। मैं शुएब अख्तर के साथ भी खेला हूँ, शुएब मलिक के साथ भी खेला हूँ, शाहिद भाई के साथ भी खेला हूँ, यूनुस भाई के साथ भी खेला हूँ, मिसबा भाई के साथ भी खेला हूँ। ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत टॉप की परफॉर्मेंसेस दी हैं, और एक अपना पीक का टाइम खेलकर आज वो रिटायर हो गए क्रिकेट से। में यूसुफ भाई भी हैं। तो हर किसी ने एक ना एक दिन जाना है। तो बॉस मैसेज यही है उन क्रिकेटरों को कि जब आपका अच्छा टाइम चल रहा हो तो आपने और लोगों को अपने साथ लेके चलना है, और हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, हम अच्छे वक्तों की बात कर रहे हैं, बाबर आजम की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। हमने बाबर आजम की अगर पिछली कुछ 6-7 परफॉर्मेंसेस उठा के देख लें, हमने देखा है कि बाबर आजम स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन वो कैरी ऑन नहीं हो पा रहा उनसे। तो जैसे आपने बात की ना कि बहुत सारे हमारे फास्ट बाउलर्स ऐसे हैं जिनको रेस्ट की ज़रूरत है। बाबर आजम का आपको क्या लग रहा है कि क्या मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया उन्होंने? एक तो ऑब्वियसली बात है, आप एक लोग अक्सर कहते हैं कि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वो खेल रहे हैं, स्टार्ट ले रहे हैं, लेकिन उसको कैरी ऑन नहीं कर पा रहे। तो एक प्रेशर भी होता है कि नहीं यार, हर तरफ से लोग बात कर रहे हैं। तो कहाँ पर हो रही है वो गलती, क्या करना चाहिए? जैसे वो कामरान अकमल साहब ने उनको कहा था कि आपको जो है वो, अगर ऐसा होता है कि आप टीम का हिस्सा नहीं होते तो आपको बाहर जाके काउंटीज खेलनी चाहिए। तो आप क्या मशवरा देंगे? पहले तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैंने नहीं कहा कि रेस्ट की जरूरत है फास्ट बॉलर का। मैंने कहा कि पिक एंड चूज करके खेलेंगे, कम मैच खेलें। जैसे सीरीज जीत जाए, सीरीज जीत जाए, 1-2 मैच जो है वो रेस्ट करने, सीरीज के अंदर बैक टू बैक सारे मैचेस नहीं खेलें, क्योंकि T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट में आपका बहुत जोर लगता है, बहुत ज्यादा जोर लगता है। तो पिक एंड चूज करके खेलेंगे, 2 मैच खेलें, 1 का रेस्ट ले लें, फिर 2 खेलें, तो आपकी एनर्जी जो है ना वो बरकरार रहती है। जहां तक बाबर आजम की बात देखें, बाबर आजम ने इतनी परफॉर्मेंसेस दे दी हैं पिछले 3-4 सालों में। तो देखें, जब भी आप क्रिकेट खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बैट पैक जो है ना वो आपके साथ चलता है। तो अब लोगों को जो है वो सिर्फ बाबर आजम ही नजर आ रहा है। आई थिंक मैं समझता हूँ कि और लोगों की तरफ भी देखना चाहिए। बाबर आजम के पीछे काफी लड़कों की जो है ना वो उसके पीछे वो छुप गए हैं वो, क्योंकि उसने इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज पाकिस्तान के लिए दे दी हैं। तो लोगों को लगता है कि यार बाबर आजम जो है वो हर मैच में करेगा। देखें, अब बहुत बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान का, बहुत अरसे बाद पाकिस्तान को एक ऐसा टॉप प्लेयर मिला है देखिए पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में बड़ी टॉप की परफॉर्मेंसेज दी है। तो आई थिंक देखें, ये जो टाइम बाबर के साथ चल रहा है ये हर किसी के साथ चलता है। आप देखें दुनिया में बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं जिनका बैट पैच का एक टाइम चलता है। तो मैं समझता हूँ कि उसका एक वो थोड़ा सा जो है वो लो पीरियड चल रहा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पुरुमीद हूँ कि वो इंशाल्लाह इस अपने लो पैच से निकल जाएगा। और जहां तक ये बात देखें, जब आपकी परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर 4 डे क्रिकेट खेलें, वहां पे आप लंबे लंबे रन करें। हाँ, और आपको मौका मिलता है काउंटी क्रिकेट खेलने का, आप वो भी जरूर जाके खेलें। जितना आप 4 डे क्रिकेट खेलेंगे उतना आपकी जो है ना वो बेहतरी आती है। अच्छा, 2-3 सवाल और हैं जो मैंने आपसे करने हैं सरफराज। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस, 2 सवाल हैं जो लोगों ने मुझसे पूछे, उन्होंने मुझे कहा है कि आपने लाजमी पूछना है। तो पहला सवाल तो ये है कि आप जो हैं वो जब ड्रॉप हुए और उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया, तो हम दोबारा कब आपका कमबैक देखेंगे? देखिए, अब ये या कोई खबर ही आप सुनाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है ना वो नौबत नहीं आएगी। और देखें, जहाँ तक ये बात है ड्रॉप होने की, ड्रॉप तो ऑब्वियसली 2019 से मैं ड्रॉप हो गया था पाकिस्तान टीम से। फिर उसके बाद 4 साल के बाद मुझे एक मौका मिला, और उसके बाद फिर 1.5 साल में कोई 2 या 3 ही टेस्ट मैच ही खेला। उसके बाद फिर मौका नहीं मिल पाया। आई थिंक ये पार्ट ऑफ गेम है और किस्मत की बात है। मौका मिलना होगा तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपना हार्ड वर्क रखा हुआ है, और जो भी क्रिकेट खेलने को मिलती है कोशिश करता हूँ उसमें पार्टिसिपेट करूँ और परफॉर्म करने की कोशिश करूँ। जब लगेगा कि टाइम आ गया है खैराबाद कहने का, तो अच्छे से खैराबाद कह देंगे। अच्छा, जैसे आपने बात की ना डोमेस्टिक में भी मौका मिले तो आप खेलते हैं,
नेशनल टी20 में आप हमें नजर नहीं आए, इसकी कोई खास वजह है? नेशनल टी20 हो रहा है। हाँ, नेशनल टी20 हो रहा है, ऑब्वियसली कुछ मेरे मसरूफियात नहीं, कुछ फैमिली की मसरूफियात नहीं, जिसकी वजह से मैं इसमें हिस्सा नहीं ले पाया, लेकिन हो सकता है कि उम्मीद है कि शायद आगे आने वाले मैचेस में शायद टूर्नामेंट का पार्ट रहूं। अच्छा, एक जैसे हमने बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिवायती हरीफ हमारा इंडिया। जैसे हमने जब आपने 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी था, पहला मैच हमको बहुत ही बुरी तरीके से हारे, हमें लगा कि बस कुछ नहीं हो सकता हमारा। फिर हमने उसी रिवायती हरीफ को फाइनल्स में हराया और कमाल का हराया। ये जो प्रेशर, क्योंकि इससे पहले आपने जब भी खेला इंडिया के साथ, आप एज अ प्लेयर खेल रहे थे, उसके बाद एज अ कैप्टन खेलना और उसके बाद जीत जाना और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ले आना, एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये कि इंडिया का प्रेशर हमसे हैंडल क्यों नहीं होता? अक्सर लोग ये बात करते हैं कि इंडिया का प्रेशर हम हैंडल नहीं कर सकते। देखिए, दूसरी बात का जवाब आपका पहले दे दूं, वो आप लोग तो सारा प्रेशर क्रिएट करते हैं मीडिया पे बैठ के, इतनी हाइप क्रिएट करते हैं, इतनी हाइप क्रिएट करते हैं कि शायद वो ऐसा लगता है वो ये टूर्नामेंट का ही आखिरी मैच है, इसके बाद टूर्नामेंट का कोई मैच होएगा ही नहीं। जितने आप लोग प्रोग्राम करते हैं, पता नहीं टाकरा शुरू हो रहा होता है, कोई एक डेढ़ हफ्ते से जो है वो इतना, देखिए उसकी हाइप इतनी बन जाती है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोनों तरफ यही होता है कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान जो है वो इंडिया से जीत जाए, इंडिया वालों का ये होता है पाकिस्तान से मैच जीत जाए। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर आप देखें, रिसेंटली आप देखें तो पाकिस्तान ने जो अभी जब 2021 का वर्ल्ड कप हुआ, वहां पे इंडिया को हराया, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बराबर की टीम है। अभी थोड़ा हमारा ये आया कि उनकी टीम, देखें एक टाइम था जब पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा अच्छी थी, ठीक है, फिर बीच में उनकी टीम बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, तो एक टाइम चल रहा है, ठीक है, हमारी टीम ने भी उनको टफ टाइम दिया, ऐसी बात नहीं। अगर आप एशिया कप की बात करें, 21 में हमने हराया, हमने उनको 22 के एशिया कप में हराया, फिर 23 का जो एशिया कप का मैच हुआ वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैच हुआ। तो आई थिंक देखें, एट द मोमेंट अगर आप देखें तो ऑन पेपर जो है वो इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है और हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए कि वो इस वक्त जो है एट द मोमेंट दुनिया में अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वो इस वक्त दुनिया की टॉप टीम है, तो जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है उसकी जो है आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमसे क्यों नहीं हो रहा हैंडल? हमने अच्छा क्रिएट अगर मीडिया ने कर दिया, आप लोगों ने परफॉर्म, सब ने करना होता है। हमारी कोशिश होती है कि हमें उम्मीदें बहुत होती हैं। हमारी पाकिस्तान में तमाम तर मसाइल के बाद एक अच्छी चीज़ ये होती है कि ये पाकिस्तान मैच जीता, हाँ। और वहाँ हमें ऐसा होता है पानी बिजली गैस सब हम भर देंगे, भाई हम मैच जीत गए इंडिया से। देखिए, क्रिकेट ही आप हमें वो प्लेयर्स हमें वो खुशी भी नहीं दे पाते। देंगे ना, आप दुआ करें, आप लोग की दुआ में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो थोड़ा सा और दुआ करें और दुआ किया करें, थोड़ा सा तहज्जुद की नमाज पढ़ें और ज़्यादा दुआएं करें। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम में देखें, आपको पहले भी खुशियां दी हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान टीम जो है हमेशा जब भी अच्छा परफॉर्म करती है तो हमारी टीम जो है, हमारे पूरी जो पाकिस्तानी कौम है वो मुत्तहिद हो जाती है। ऐसा ही है। और जहाँ तक रही आपने बात एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर खेलने के, देखें मैं पहले भी मैंने बताया कि मैं एज अ प्लेयर बहुत सारे मैचेस खेल चुका था, मतलब बहुत सारे नहीं। 2012 का एशिया कप का मैच खेला, 15 में वर्ल्ड कप का पार्ट था, 2016 में मैं इंडिया में कलकत्ता में उनका वाला मैच में ज़रूर खेला। तो बहुत डिफरेंट फीलिंग है एज अ कैप्टन, क्योंकि आपको पता है पूरी नेशन की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, फिर आपके बाद अपनी टीम होती है, तो बहुत डिफरेंट था। पहले मैच की अगर मैं बात करूं तो पहले मैच में प्रेशर बहुत था एज अ कैप्टन। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं एज अ कैप्टन भी अपना जो रोल है वो अच्छे से अदा कर नहीं पाया था पहले मैच में, लेकिन जैसे जैसे हमारी टीम जीतती गई और हम मोमेंटम हासिल करते रहे, तो पहले मैच के बाद जो फाइनल की एज अ कैप्टन फीलिंग थी वो एक बहुत डिफरेंट फीलिंग थी। और उसमें यही मैसेज था अपने हमारी टीम को कि यार हमने रिजल्ट की परवाह नहीं करनी, जो क्रिकेट हम खेलते हुए आए, जिस तरीके से हमने कम बैक किया, हमने साउथ अफ्रीका को हराया, हमने श्रीलंका को हराया, हमने जो वहाँ की होम टीम थी इंग्लैंड को, उनको बहुत अच्छे मार्जिन से हराया हमको। तो हमारे पास मोमेंटम था और लड़कों को यही मैसेज था कि यार हमने अपने 100% एफर्ट करनी है, रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में। और फिर जो रिजल्ट आया वो आप सबके सामने हमारे सामने था। अब 2-3 चीजें हैं, एक जैसे शाहिद आफरीदी साहब का बयान आया कि पैसे देकर मैचेस खेले गए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेला जाता है पैसे देकर कि हाँ भाई ठीक है, इसमें कुछ सच्चाई है? पाकिस्तान टीम में नहीं, उन्होंने पाकिस्तान टीम का नहीं बोला, उन्होंने बोला है कि वो छोटे लेवल पे कोई अगर देखें, अगर ऐसी चीज हो रही है तो मेरे ख्याल से उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसी चीज होती है, अगर हो रही है तो उन लोगों को जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए जो लोग ऐसा गलत काम कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर। अच्छा, दूसरा ये कि लोग ये कहते हैं कि जब भी कोई इवेंट सीरीज होती है, जैसे आपने बात की ना, मीडिया में टाकरा हो रहा होता है और ये ऐसा होता है कि बस दुनिया खत्म हो जाएगी, सब लोग नजर आते हैं, हमें सब लोग नजर आते हैं सिवाय सरफराज अहमद के। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि सरफराज भाई नहीं जाते तो क्यों नहीं जाते? तो इसका जवाब दें आप कि आप क्यों हमें नजर नहीं आते? आप तज्जिया करना नहीं चाहते, या आप सियासत से दूर रहना चाहते हैं, या आप कहते हैं लगे रहो बस? मैं टीवी पे बैठ के देखता हूँ, हमारे सब बड़ों को देखता हूँ मैं कि जब वो खेल रहे होते हैं तो कुछ और बात कर रहे होते हैं,
जब वो टीवी पे बैठ जाते हैं तो कुछ और बात करते हैं। तो मुझे जो ऐसा लगता है कि शायद अभी क्रिकेटिंग खेलते वक्त जब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ या ग्राउंड के फील्ड में हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया पे बैठना जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ऑफर नहीं आती, बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल। अभी भी जब चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी 2-3 जगहों से आया था, लेकिन मैंने खुद मना किया क्योंकि मुझे खुद अभी शौक नहीं है बैठने का, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि हमारे सारे बड़े क्रिकेटर हैं वो जब बैठते हैं, अभी कितने क्या किसने क्या नहीं बोला। अब आप सारे उन क्रिकेटरों के बारे में आप वो बात करते हैं जिनके साथ आप सुबह शाम बैठते हैं, जिनके साथ आपने बैठ के खाना खाया है, आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। जब आप खेल रहे थे तो तब आप कह रहे थे कि इनसे अच्छा कोई प्लेयर नहीं है। अब जब आप नहीं खेल रहे तो अब आप कह रहे हैं कि ये प्लेयर जो हैं वो ऐसे हैं वैसे हैं वैसे। तो या तो आप उस वक्त गलत थे या तो आप आज गलत हैं। तो आपकी स्टेटमेंट हमेशा से एक रहनी चाहिए, और जो भी बात करें ना बहुत बैलेंस रख के बात करें। हमारी यहाँ बहुत ज़्यादा जो बात होती है, बहुत जो है ना, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बैलेंस रख के बात करनी चाहिए। हाँ, बहुत बैलेंस रख के बात करनी चाहिए, बहुत अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। जैसे अक्सर लोगों ने इस दफा की अगर हम बात करें, जिस तरीके से अहमद शहजाद को लोगों ने ट्रोल किया, क्योंकि एक तरफ जैसे हमने बताया कि बाबर आजम को लोग कहते हैं कि ही इज द किंग, चलें बहुत सारे लोग अभी भी उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं भाई किंग वापस आएगा, किंग कर लेगा। अहमद शहजाद को लोग अक्सर ये ट्रोल करते हैं कि भाई जब व्हेन यू वर पार्ट ऑफ द टीम, जब आप टीम का हिस्सा थे तब आपसे कुछ हुआ नहीं, अब आप बैठ के बता रहे होते हैं कि मैंने ये कर लेना था, तो मैंने वो कर लेना था। तो अहमद शहजाद इतने एग्रेसिव क्यों आप नजर आते हैं? कि कोई लड़ाई है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, क्या है? देखिए मैंने पहले भी कहा, मैं किसी एक की बात नहीं करूंगा, मैं किसी भी एक की बात नहीं करूंगा। मैंने जितने भी लोग टीवी पे बैठे हुए ना, ऑलमोस्ट हमने सबके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है ना क्रिकेट खेली। हम कोई इतने अच्छे प्लेयर तो थे नहीं, हमें तो अल्लाह ताला ने इज्जत दी, बहुत ऑर्डिनरी से प्लेयर थे, अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी, अल्लाह ताला ने एक मकाम दे दिया, अल्लाह ताला ने हमसे अचीवमेंट करा दी। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह हम इस काबिल नहीं थे। लेकिन आप सब लोग भी इस दौर से गुजरे हुए हैं, सबके अगर आप निकाल लें स्टैट्स वगैरह, सबका रिकॉर्ड निकाल लें, सबका एक जैसा ही होगा, कोई किसी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है किसका। तो ये मैंने कहा ना, बहुत सोच समझ के और अपने टाइम को याद रख के बात करनी चाहिए कि जब आप खेल रहे थे तो उस वक्त जब प्रेशर सिचुएशन आई तो उस वक्त आप लोगों की क्या क्या परफॉर्मेंसेस थी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत बैलेंस रख के और बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। मेरे लिए बहुत ईजी है कि मैं यहाँ अभी बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी क्रिकेट खेल चुका हूँ और मेरा जो दिल चाहे मैं जिसके बारे में कह चुका हूँ। भाई जब आपके साथ हो रहा था तो आप लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं बोला? जब अगर आज गलत हो रहा है तो ये गलत अभी से नहीं हो रहा होगा, ये गलत पहले से हो रहा होगा। तो जब आप अंदर थे, जब आप अंदर खेल रहे थे तो आपने उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई? तो भाई अब आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं है। अब जैसे उमर अकमल साहब बात करते हैं कि मेरी अभी क्रिकेट बाकी है, मुझे क्रिकेट खेलना है, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व करना चाहता हूं, और एक उनके बारे में कहा जाता है कि व्हेन ही वाज पार्ट ऑफ द टीम तो उनका रवैया ऐसा होता था कि भाई मैं ही हूं जो भी हूं। देखिए तो मुझे ये आप ऐसे पर्सनली बीइंग क्रिकेटर और बीइंग एक्स कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, आपको लगता है कि उमर अकमल कैन परफॉर्म, उन खेल सकते हैं? 5 साल की क्रिकेट बाकी है। देखिए हर क्रिकेटर को अपना पता होता है कि उसके अंदर जो है वो कितने क्रिकेट बाकी है। आई थिंक अगर उमर को लगता है कि उनके अंदर 4-5 से क्रिकेट बाकी है तो उनको बिल्कुल जो है वो क्रिकेट खेलनी चाहिए, बिल्कुल क्रिकेट खेलनी चाहिए। और वो ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पास में पाकिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं और जहां भी खेलें अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर उनको लगता है कि उनको क्रिकेट खेलनी चाहिए तो बिल्कुल वो डोमेस्टिक खेलें, परफॉर्म करें और पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बनाएं। अच्छा, जैसे अभी हमने बात की कि जितने भी अभी के पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है, बहुत ज़्यादा लोग ये बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड हो गए हैं अब हमारे प्लेयर्स। यहाँ पर हमारे पास डेटा बहुत है लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा हम वो यूटिलाइज़ कहाँ करें। कोई जो है वो कमर्शल्स कर रहा है, कोई जो है वही कोई स्पेसिफिक ब्रांड का शूट कर रहा है, तो लोग ही कहते हैं कि वो फोकस आपका जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है। तो आपको लगता है कि प्लेयर को बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड होना चाहिए? इज इट गुड? देखिए बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि कमर्शियल बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए जब आप कमर्शियल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस वक्त आप ड्यूरिंग क्रिकेट आपकी कोई एक्टिविटी नहीं होती। जब भी आप पे कमर्शियल होते हैं तो आप अपने ऑफ टाइम पे करते हैं। तो देखिए अगर जिसको भी कमर्शियल मिल रहा है तो बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल जो आपके टॉप के प्लेयर्स हैं उनको नजर आना चाहिए पाकिस्तान के टॉप के ब्रांड के साथ। और मुझे इसमें कोई चीज़ ऐसी चीज़ लगती नहीं है, मुझे नहीं लगता कि क्रिकेटर जो है वो उस चीज़ से डाइवर्ट होता होगा। देखिए जैसे मैंने पहले कहा ना, आप क्रिकेटर को क्रिकेट की परफॉर्मेंस की वजह से जज करें, आप उसको उसकी
दूसरी चीजों की वजह से हमारे यहाँ मसला क्या होता है, हम क्रिकेट से हटके दूसरी जगहों पे चले जाते हैं। भाई आप क्रिकेटर हो, क्रिकेट की परफॉर्मेंस की वजह से जज किया करें, दूसरी चीजें से ना जज करें। मतलब कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है, दैट इज टोटली फाइन। अच्छा, एक इंसिडेंट और भी हुआ था ना कि जब हम इंडिया से हार गए थे, जब वो एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी कि जज्बात पलट दिए और हालात बदल गए, और ये वो हमने देखा। तो उससे एक रात पहले की फुटेजेस आई और सोशल मीडिया पर तबाही मच गई कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, शीशा वीशा पी रहे हैं, खाने खा रहे हैं। तो सब लोगों ने कहा कि भाई इतना खाओगे, एंजॉय करोगे तो फिर कैसे खेलोगे। वो क्या हुआ था? वो जो आपने बात की, वो एक ड्रामेबाजी की थी वो उस लड़के ने, वो जो भी लड़का था वहाँ पे, उसने बिला वजह के ड्रामेबाजी करी टीवी पे आने के लिए, और ये सब करके ड्रामेबाजी की। आज जो है वो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, क्योंकि उसको जो उसके बाद जो है काम मिलना शुरू हो गया, सारा कुछ हो गया। तो वो उसने बहुत ड्रामेबाजी करी थी, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। वो बहुत जो है ना, वो उसने बिला वजह की फजूल की ड्रामेबाजी की थी। और जहाँ तक रही बात, देखें वो वीडियोस की, जो भी वीडियोज आई, वो कोई भी वीडियो मैच से एक दिन पहले की नहीं थी। ओके। वो सारी वीडियो जो है वो 2-3 दिन पहले की वीडियो थी। और बस चार सी बात, जब आप हार जाते हैं तो हर चीज जो है ना वो आपकी नेगेटिव जो है ना वो दिखाई जाती है। तो वो जितनी भी वीडियोज आई थी उनमें से एक भी वीडियोज भी जो है वो मैच से एक रात पहले की नहीं थी। अच्छा, आपने एक पर्सनल बात, पूरा पाकिस्तान ये बात करता है, दो सवाल हैं, दोनों का जवाब एक ही होगा, तो दोनों साथ ही पूछ लेती हूँ। एक, लोग कहते हैं कि कराची वालों को जो है वो लेफ्ट आउट फील कराया जाता है, दिस इज द रीजन कि सरफराज अहमद जो है वो क्योंकि कराची वाले हैं इसलिए वो टीम में नहीं है। दूसरा ये कि कहा जाता है कि टीम को अगर हम देखें तो उसमें धड़े बने हुए हैं। एक लाहौर का धड़ा बड़ा स्ट्रांग है, जहां पर हम देख रहे हैं कि सारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हम देखें तो मोस्टली प्लेयर्स वो हैं जो कि आप कह लें लाहौर कलंदर के हैं या दूसरी टीम्स के हैं। तो आप इन दोनों बातों में क्या समझते हैं? व्हाट्स योर आंसर? नहीं, देखें, मैं तो आपको इसका जवाब ऐसे दूंगा, जो कह रहा है ना उससे पूछे, नाम बता दे। जो ये कहते हैं ना कि भाई फला ग्रुप है, ये ग्रुप है, अगर आपको ये पता है कि टीम के अंदर ग्रुप है तो भाई आप नाम बता दो, चीजों को क्लियर कर दो ना। आप चीजों को ये नहीं बता, हम आधी बात करते हैं, आधी बात नहीं करते। अगर आप ये बैठ के, कोई भी बंदा बैठ के ये बात कर रहा है कि टीम में यार ये ग्रुप है, 6 एक तरफ है, 6 एक तरफ है, तो भाई आप नाम बता दो। आई थिंक बिला वजह एक सनसनी फैलाना टीवी पे बैठ के कि यार ये उधर है, ये उधर है। भाई अगर कोई ग्रुप है आप नाम बता दो, उन लोगों को आप नाम बता दो ना, अगर आपको पता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये सब आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है? मतलब हमने देखा है कि आपने कभी भी, मतलब ये तो हम पूरा पाकिस्तान इस बात की गवाही देता है कि सब बोलते हैं सिवाय सरफराज के। तो मुझे बताएं कि आपको लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हुई, आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए? अगर मैं ये बोल दूंगा कि हाँ ज्यादती हुई और ये हुई फलाना, तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मेरे नसीब में जो मुझे जितनी क्रिकेट मिलनी थी या आगे मिलेगी वो मुझे मिलेगी, वो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे हाथ में बैट है, ग्लव्स हैं, और मेरा काम है ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंसेस करना। और मैं हर लड़के को, हर क्रिकेटर को कहूंगा, भाई मीडिया पे बैठ के नहीं, ग्राउंड में खेल के परफॉर्मेंसेस करो। हमारी ज्यादा फोकस ये होता है कि हम वहाँ परफॉर्मेंस कम करते हैं, बाहर हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो ज्यादा होती है। तो कोशिश करें कि ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंसेस करें और अपनी मेहनत जारी रखें। जब आप सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो आपका कमबैक बार बार होगा। कैसे नहीं होगा आपका कमबैक? आप फिर ड्रॉप होंगे, आप फिर जाए डोमेस्टिक में, फिर परफॉर्म करें, फिर वापस जाए पाकिस्तान टीम में। ऐसे कितने प्लेयर हैं जो कि टीम से बाहर हुए, फिर डोमेस्टिक में गए, परफॉर्म किया। भाई जितनी आपको क्रिकेट मिलनी है आपको उतनी मिलेगी। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जितनी क्रिकेट खेली बहुत अच्छे से खेली, और अगर आगे भी क्रिकेट खेलूंगा कोशिश करूंगा अपनी बहुत अच्छे से खेलूं। 5-6 नाम लेने हैं, आपने क्विकली बताना है जो आप उनको मशवरा देना चाहते हैं या जो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत चेंज आना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। नहीं, मैं किसी को मशवरा नहीं दे सकता। नहीं, मतलब पॉजिटिव चीज। चले मैं आपको बता देती हूँ, आप मुझे बताइए। बाबर आजम पहली चीज आती है, जैसे अगर हम हसन अली से पूछेंगे तो वो कहेंगे किंग। आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? बाबर आजम पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के कैप्टन है और बेस्ट विकेट कीपर है अभी एट द मोमेंट। ठीक है जी। शोएब अख्तर फास्टेस्ट बॉलर पाकिस्तान के। वसीम अकरम लेजेंड, ऑल टाइम ग्रेट। मोहम्मद आमिर। मैं कहता हूं कि जो उसने स्पेल कर दिया है, हाँ। वो जो उसने स्पेल कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, वो मेरे कैरियर में विक्टर के पीछे से एक वहाब रियाज के बाद जो एक उसका स्पेल था 2015 का, और एक जो वो उसने स्पेल किया, आई थिंक ऐसा स्पेल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और मैं समझता हूँ कि ये एक बॉलर होता है ना, क्लेवर बॉलर, जिसको पता होता है कि मुझे किस टाइम पे क्या बॉल करनी है। हमारे टाइम का सबसे क्लेवर बॉलर नसीम शाह अच्छे फास्ट बॉलर है। शादाब खान तो मेरी जान है। हारिस रऊफ
हारिस रऊफ राजा जी है हमारा पिंडी का। हसन अली, हसन अली मेरा गुड्डू है। आप हारिस रऊफ, हारिस रऊफ को मैंने बताया, हारिस रऊफ तो राजा जी हैं। राजा जी हैं। राजा अच्छा, जी अगर हैं। आपको कभी ऑफर हुई है ड्रामा श्रामा में काम करने की, कमर्शियल्स में आ जाएं, हाँ, commercial- सरफराज भाई आप प्लीज आ जाएं, सैफी नहीं, भाई कमर्शियल में तो जरूर काम करेंगे। ड्रामो की मुझे लगता है कि वो एक्टिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई हम तो देख रहे हैं हर, अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी, उमर अकमल साहब ने कितनी कमाल की वीडियो बनाई है, नहीं, वो हर- मौला नु मौला ना मारे तो वो मौला नहीं देखिए, मरदा। मेरे अंदर ऑब्वियसली देखिए हर किसी को अपना पता होता है, किसी किसी को शौक होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामा बनाने वाला शायद शौक नहीं है वो, किसी को पता नहीं आगे का कि शायद कोई ड्रामा में काम करो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई शौक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं सोचा। अच्छा, लास्ट में मुझे बता दीजिएगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के डायरेक्टर बन गए हैं आप, PSL 10 का ड्राफ्ट है, PSL हम देखेंगे क्योंकि ये भी एक अलग ही माहौल होता है। बीइंग डायरेक्टर ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी और आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या करके क्या क्या हमें चेंजेस नजर आएंगी कोयटा देखिए, पहले तो ग्लैडिएटर्स मैं में? कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे भरपूर एतमाद किया दोबारा, और आई थिंक मेरा उनकी जो जर्नी है वो पहले साल से मेरे साथ चल रही है और मेरी एक फैमिली की तरह है। नदीम भाई उनकी पूरी फैमिली, तो आई थिंक पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे टीम का डायरेक्टर बनाया। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगी कि हमने जो हमारी एज अ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमारी कोशिश होगी कि हम जो भी हमारे पास लड़के आए उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, उनको जो भी प्रैक्टिस चाहिए, जो भी हमारी चीज़ें हमारी तरफ से एज अ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट ताकि वो जब आए हैं ग्राउंड के अंदर मौजूद है तो हमारी सारी चीज़ें तैयार हो और वो कंफर्टेबल हो, और फिर सारी चीज़ें ऑब्वियसली जो भी होगा फिर हमारी जो टीम बनेगी हम पहुंचेंगे वहाँ पे, तो हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि कोयटा को विनिंग नोट पे लेके जाएं और दोबारा चैंपियन बनवाएं। अच्छा, अक्सर लोगों ने मुझसे ये सवाल भी किया कि लाजमी पूछेगा सैफी भाई आप कोई एकेडमी वगैरह बनाएंगे अपनी आगे इन फ्यूचर, हम देखेंगे कि सरफराज अहमद ऐसा कुछ कर रहे हो, देखें इन क्यों नहीं बनाते? पहले तो लोगों का सवाल ये था। देखें इन फ्यूचर इंशाल्लाह इरादा है और कोशिश करेंगे कि एक ग्राउंड हमें मिल जाए तो उसके बाद वहाँ पर जो एकेडमी बनाई जाए प्रॉपर और फिर इसको प्रॉपर रन किया जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से हम हमेशा सरफराज अहमद के बारे में बातें सुनते भी हैं, सोशल मीडिया पर देखते भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इफ़ यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आप पाकिस्तानी प्लेयर्स जिस तरीके से पूरी आपके नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पूरी दुनिया में इंटरनेशनली, बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप अपनी क्रिकेट मुकम्मल कर लें उसके बाद जो है वो पता चलता है कि वो प्लेयर किस तरीके से बैठ के किसी के सामने या 4 लोगों के सामने किस तरीके से अपनी सारी जर्नी को बयान कर रहा है। और हमने देखा है कि एक तरफ तो चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस हमने देखी, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो परफॉर्मेंसेस टीवी स्क्रीन्स पर हुई, जिस तरीके से इंटरनेशनली जो है वो हमारा इमेज ख़राब हुआ, वहाँ पर थोड़ा सा ये लगता है कि इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उम्मीद यही है कि आगे जो है वो हमें अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम दोबारा फॉर्म में वापस आएगी, सरफराज अहमद साहब हमें दोबारा टीम में नजर आएंगे, इसी होप के साथ, इसी उम्मीद के साथ। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।